ये हमारा C10 जो है वो हम शुरू कर रहे हैं, जो हमारे 3 यूनिट्स पे मुश्तमिल होगा। यूनिट नंबर 6, 7 और 8। ये बिल्कुल आसान यूनिट हैं, आपने पढ़े भी हुए हैं। तो हम अपना यूनिट नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सब जानते हैं कि कार्बोक्सिल इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप, and the compound which contains this functional group are known as carboxylic acids, and compounds containing this functional group are called carboxylic acids or organic acids. Organic acids, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है is a combination of carbonyl plus hydroxyl। तो ये कार्बोनाइल का हमने कार्ब लिया है, इसका हमने ऑक्सल लिया है और इन दोनों को हमने मिला लिया है, तो ये बन गया है कार्बोक्सिल। ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लासिफिकेशन के कई तरीके हैं जी। एक क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स, और वो बिल्कुल सीधी जी, विच कंटेन्स 1 कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, which contains 2 carboxyl groups are called dicarboxylic acid, which contains 3 are called ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो और डाईकार्बोक्सिलिक एसिड केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मसलन फॉर्मिक एसिड, मसलन एस्टिक एसिड। डाईकार्बोक्सिलिक एसिड भी केमिस्ट्री में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड, फॉर एग्जांपल मेलोनिक एसिड, ये दोनों डाईकार्बोक्सिलिक एसिड हैं। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन भी की जाती है, यानी आप अगर वैसे देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा भी कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ही चीज़ें हैं। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है ये, और दूसरा साइड चेन है ये। तो अगर आप इस बेस पे करें तो ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली कहलाते हैं। और अगर रेड वाली साइड यानी आर की बेस पे करें तो बिल्कुल सीधा सीधा जी, अगर आर, इफ आर इज एन ओपन चेन, दे आर कॉल्ड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और नंबर 2, इफ आर इज an aromatic means it is benzene, they are called aromatic कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हैं इनकी क्लासिफिकेशन करने का तरीका। एलिफैटिक, ये ऊपर वाले एलिफैटिक ही हैं जी, जिनमें साइड चेन, ये दुनिया का सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मिका, जो ये मक्खियों बिड़ों के डंग में पाया जाता है। एस्टिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम एस्टम। जबकि एरोमेटिक में 2 बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जी। एक बेंजोइक एसिड जो आपने बेंजीन में पढ़ा भी, और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है जी, जिसे थैलिक एसिड कहा जाता है। और अगर इसका पैरा आइसोमर हो तो उसे टेरीथैलिक एसिड भी कहा जाता है। इसे पैथैलिक एसिड भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आम तौर पे थैलिक एसिड पढ़ा जाता है। इनकी नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सीधी है। नाम इनके कॉमन तो करने हैं जी, कॉमन नेम्स इनके याद करने हैं जी। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड। नंबर 2, इनके IU पैक नेम्स, वो आपको पता है, सफिक्स ई हटा के आपने ओइक एसिड लगाना है, ओइक एसिड लगाना है। लिहाजा इसका नाम मीथेन से ई की बजाय ओइक एसिड, ये हो जाएगा मेथानोइक एसिड। 2 कार्बन हैं, ईथेन से
हो जाएगा एथानोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, वैलेरिक एसिड का नाम बड़ा मशहूर है, पेंटानोइक एसिड को वैलेरिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये अगर याद रह जाए, पेंटानोइक एसिड को वैलेरिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा जी, इसका कॉमन नेम तो ऑक्सैलिक एसिड है। IUPAC में जी 1,2 इथेन डाइओइक एसिड है, ये 1,2,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, ये 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये इनके IUPAC नेम और इनके कॉमन नेम्स भी चंद एक के याद करने हैं आपने। इवन जिनका सोर्स बुक में मेंशन्ड है वो भी आपने याद करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात बिल्कुल आसान सिंपल क्वेश्चन यानी सोर्स पूछ लिया जाता है। मसलन एस्टिक एसिड इज़ फाउंड इन, तो नीचे ऑप्शन होंगे ABCD। फॉर्मिक एसिड इज़ फाउंड इन। सिमिलरली अगर किसी का कोई अहम यूज़ हो तो वो आपको आना चाहिए। ये जैसे टेरिथैलिक एसिड अभी मैं आपको बता रहा था, तो टेरिथैलिक एसिड का यूज़ आपने पढ़ा है फाइबर बनाने में, ये पॉलीमराइजेशन में आएगा। एस्टिक एसिड अचार बनाने में वगैरह वगैरह, टेस्ट पैदा करने के लिए। तो ये इनके कॉमन सोर्सेज जिनके हैं वो भी आपको आने चाहिए। फिर देखेंगे जी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बहुत दिलचस्प टॉपिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं आपके लिए यूं लिखूं कि ये हैं जी नंबर 1, C1 से C3 पंजेंट स्मेल रखते हैं, C4 और C6 अनप्लेजेंट स्मेल रखते हैं। नंबर 2 C1 to C4 वाटर में सॉल्युबल हैं, ऑनवर्ड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन का मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल बार बढ़ता जाता है सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत कम होती जाती है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, हायर देन अल्कोहल्स होते हैं। और फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है, एस्टिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 सेंटीग्रेड होता है। आम तौर पे इवन जो होते हैं वो, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट्स, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट विद द नंबर ऑफ इंक्रीज इन कार्बन इंक्रीज भी होते जाते हैं, यानी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन। नंबर 4 इनके मेल्टिंग पॉइंट्स अगरचे इर्रेगुलर होते हैं, लेकिन जनरल रूल ये है इवन कार्बन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड ऑड कार्बन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर दैन अल्कोहल क्यों होते हैं, लिहाजा इनकी एक इंतहाई अहम प्रॉपर्टी, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे फॉर्म रिंग्स। तो ये रिंग्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैं आपको एस्टिक एसिड का रिंग बना दूं तो ये है एस्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल और ये है एस्टिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल, ये। तो अब एक का O नेगेटिव दूसरे के H पॉजिटिव के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जिसे मैंने डॉटेड शो किया। यूं इसे गौर से देखें तो ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन गया है। इसके अंदर 2
हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इसमें 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ये एक 8 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 2 कार्बन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और 4 ऑक्सीजन हैं। और ये एक रिंग होता है। लिहाजा इस वजह से कि ये दो मालिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं का मतलब है ये डाइमर्स बन जाते हैं। यही वजह है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाते हैं। ये है उसकी वजह कि इनमें इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये जो अभी मैंने आपसे कहा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो, तो फिर अगर मैं यहाँ आपको समझाने के लिए इनके कुछ के मेल्टिंग पॉइंट्स भी लिखूँ तो वो जो अभी मैंने लिखा था ऑड और इवन वाला, तो वो आपको मज़ीद बेहतर क्लियर हो जाएगा कि ये है C2 यानी एस्टिक एसिड, ये है C3, ये है C4, ये है C5 और ये है C6। अब ये नोट करें जी, ये इवन है, ये ऑड है, ये फिर इवन है, ये ऑड है, ये फिर इवन है। अब C2 का मेल्टिंग पॉइंट 17 सेंटीग्रेड, इसका -3.4 सेंटीग्रेड, इसका -22 सेंटीग्रेड, इसका -6 सेंटीग्रेड, इसका -36 सेंटीग्रेड। तो इसका अगर आप केल्विन में देखेंगे तो शायद जल्दी समझ में आ जाए। ये है 290 केल्विन, ये है 270 केल्विन, ये है 251 केल्विन, ये है 267 केल्विन और ये है C6 का C5 का -30। ओहो, ये गलत लिखा गया, थोड़ा सा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ओ तो ये मैंने C2, C3, C4, C6 लिख दिए हैं, ऊपर मैंने इवन ऑड भी लिख दिए हैं। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आपने जी C2 का माइनस मेल्टिंग पॉइंट 3.4 सेंटीग्रेड, ये इसका बॉल, इसका -22 सेंटीग्रेड, इसका C3 का -22 सेंटीग्रेड, C4 का -6 सेंटीग्रेड, C5 का -36 सेंटीग्रेड। तो C4 का C6 का है -3.4 सेंटीग्रेड। और अगर मैं इनको लिखूं केल्विन में तो C3 का 251 केल्विन, C4 का 267 केल्विन, C5 का 237 केल्विन और C6 का 270 केल्विन बनता है। और C2 तो आपको पता है कि ये 17 सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये 290 केल्विन। तो आप देखें इवन वालों के ज़्यादा हैं, ऑड वालों के कम हैं। लिहाजा वो जो अभी हमने कहा था तो हम इसको यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो बाज़ औक़ात इसी बात का ग्राफ भी बना देता है ना, ये इधर यूं ले लेगा, इधर ले लेगा इनके मेल्टिंग पॉइंट, इधर ले लेगा कंपाउंड। तो अब इनके ग्राफ ज़ाहिर है यूं बनेंगे, इवन के हायर होंगे, ऑड के लोअर होंगे। तो इवन के हायर होंगे तो ऊपर जाएंगे, फिर ऑड का लोअर होगा तो नीचे आएगा, फिर इवन का फिर यूं। लिहाजा इनका मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ इस तरह से आएगा। तो बाज़ औक़ात वो उसी बात को जो बुक के अंदर फिगर्स में दी हुई होती है उसका ग्राफ ड्रा करके कह देता है कि जी बताएं ये किस प्रॉपर्टी का ग्राफ है, तो ये इस प्रॉपर्टी का ग्राफ जो है वो यूं आएगा। तो ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ख़ास तौर पे आपने करनी है। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, यानी कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स करना चाहते हैं। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं इधर पहले 2 बातें लिखना चाहता हूँ कि आप केमिस्ट्री में जानते हैं, आपने 9th चैप्टर में भी पढ़ लिया और भी अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि केमिस्ट्री में जो ग्रुप लगाए जाते हैं किसी के ऊपर, जिन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स आप कह लें,
वो दो किस्मों के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आम तौर पे वो होते हैं विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अलबत्ता मिथाइल एक ऐसा ग्रुप है जो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है, लिहाजा इसमें मिथाइल आ जाएगा, OH आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, अपना OCH3 मिथॉक्सी वगैरह R ग्रुप आ जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएंगे, सबके पास लोन पेयर होते हैं। अच्छा, जबकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वो होते हैं जिनके ऊपर आम तौर पे हैव पार्शल पॉजिटिव चार्ज, जैसे C डबल बॉन्ड H देखें, जब किसी के साथ अटैच होगा तो इस पे पॉजिटिव है, C डबल बॉन्ड H जब किसी के ऊपर अटैच होगा तो इस पे पॉजिटिव है। सिमिलरली SO3H हो गया, NO2 हो गया, या NO2 को अगर मैं ओपन करके लिख दूं तो शायद आपके लिए ज़रा ज़्यादा आसान हो जाए। ये देखें, इस पे पॉजिटिव है। और एक बड़ा अहम ग्रुप फ्लोरीन, अगरचे लोन पेयर रखता है, उसके बावजूद आप जानते हैं कि ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर रखता है। अब दो बातें हैं, एक तो है कि हम इनका कंपैरिजन करें विदन इट सेल्फ, यानी सिर्फ एसिड्स के, तो फिर बिल्कुल सीधी बात, ये देखें HC डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। तो आप देखें इधर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये H नेगेटिव का मतलब है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि इधर मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसके ऊपर इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इस H का पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होता जाएगा, लिहाजा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होगा ये इसकी स्ट्रेंथ को वीक करेगा। लिहाजा एस्टिक फॉर्मिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन प्रोपेनोइक एसिड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और उसका अंदाज़ा आप इनकी pKa वैल्यूज़ से भी लगा सकते हैं। लिहाजा ये तो हो गया सीधा फार्मूला। दूसरा फार्मूला है सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, कि अब अगर एसिड्स आप ले लें जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूट गई है, तो फिर देखते हैं जी। अब सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स में फॉर एग्जांपल ये है आपके पास ये, अब इसके आपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, तो अगर मैं इसे क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करता जाऊं तो ये बन जाएगा क्लोरोएस्टिक एसिड। दूसरे को भी सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, और इसे भी सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड। अब चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अगरचे इसके पास हैं, और बेंजीन में आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है, कि यहाँ चूंकि रेजोनेंस वाला चक्कर नहीं है, लिहाजा क्लोरीन बीइंग पार्शियल नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। रिजल्टेंटली ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड इज ए डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएस्टिक एसिड विच इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एस्टिक एसिड। तो फिर तरतीब ये होगी। अब अगर आप क्लोरीन की बजाय और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करना है इन दो का, फ्लोरीन का,
तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि क्लोरीन से ज़्यादा है, लिहाजा फ्लोरीन डेफिनेटली इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो ये एच और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लिहाजा फ्लोरोएस्टिक एसिड विल बी ए स्ट्रॉन्गर एसिड दैन क्लोरोएस्टिक एसिड। तो फिर फ्लोरोएस्टिक एसिड यानी ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा दैन क्लोरोएस्टिक एसिड, और क्लोरोएस्टिक एसिड फिर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा दैन ब्रोमोएस्टिक एसिड, और डेफिनेटली ब्रोमोएस्टिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा दैन आइडोएस्टिक एसिड। लिहाजा अगर मैं इसे शॉर्ट हैंड में बयान करूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, जबकि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। यूं आप इनके एसिडिक बिहेवियर को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये है एक कंपैरिजन कि आप किस तरह से इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये मसलन इसकी आपको याद होगा पी के ए वैल्यू अगर मैं देखूं तो एस्टिक एसिड की 4.76 होती है, तो इसकी 3 पॉइंट समथिंग होती है। इसका मतलब है कि फॉर्मिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एस्टिक एसिड। तो ये है कि आप इनको आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं। यानी अब ये रिजल्ट निकला, अगर आपस में करेंगे तो जितना मिथाइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता जाएगा। अगर हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड के साथ करेंगे उसमें भी अगर सिर्फ सिमिलर हैलोजन ग्रुप से करेंगे तो जितने ज़्यादा हैलोजन ग्रुप होंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितने कम होंगे उतना वीक होगा। और अगर डिफरेंट हैलोजन ग्रुप से करेंगे तो फिर फ्लोरो स्ट्रॉन्गर होंगे क्लोरो से, क्लोरो स्ट्रॉन्गर होंगे ब्रोमो से, ब्रोमो स्ट्रॉन्गर होंगे आइडो से। यूँ आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। नो डाउट कि आप इनका कंपैरिजन दूसरों के साथ भी कर सकते थे, उसमें आपको पहले भी पता है। लिहाजा यहाँ फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि अब हम अगर कंपैरिजन करें विद इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स OH ग्रुप्स, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्यों? वो तो हैं ही एसिड। फिनोल इनकी निस्बत वीक एसिड होता है, वाटर इनकी निस्बत वीक एसिड होता है, अल्कोहल इनकी निस्बत वीक एसिड होते हैं, और ईथर सिरे से एसिड होते ही नहीं बल्कि ये बेस होते हैं। अब फिनोल एसिडिक है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनोऑक्साइड आयन। वाटर को आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे जी ये बिल्कुल सही है। ये देखो, अब वाटर में इधर H पॉजिटिव है तो इसका समझ लें इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट होगा, जबकि अल्कोहल में आप ज़रा गौर से देखेंगे ये पॉजिटिव है तो मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। ये मैंने आपको कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ बताया। लिहाजा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। फिनोल का फिनोऑक्साइड आयन स्टेबल होगा, जबकि वाटर में H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप रखता है अल्कोहल में। और यही बात आप ज़रा ईथर में देखेंगे तो खुद आप कहेंगे कि जी ये बिल्कुल सही है। दोनों मिथाइल ग्रुप आप देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखते हैं, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना इंक्रीज कर देते हैं कि ईथर बिल्कुल बेस हो जाते हैं। तो ये है इनका कंपैरिजन विद डिफरेंट क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये है इनका कंपैरिजन आपस में एक दूसरे के साथ और डिफरेंट क्लासेस के साथ। फिर हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिएक्शंस में बहुत सारी बातें हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखें तो ये आपको क्लियर नज़र आएंगे भाई ये 3 किस्मों के रिएक्शन शो कर। नंबर 1 ज़रा देखें जी, RC डबल बॉन्ड OH। तो ये वो रिएक्शन भी शो करेंगे जिनमें सिर्फ H पॉजिटिव हिस्सा लेगा। लिहाजा ये तो इनके रिएक्शंस होंगे रिएक्शंस एज एन एसिड। क्यों? H पॉजिटिव हिस्सा ले रहा है। जबकि
नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो RC डबल बॉन्ड OH वो रिएक्शन भी शो करेंगे जिनमें OH नेगेटिव हिस्सा लेगा। तो ये दिलचस्प बात होगी कि ये इनके रिएक्शंस होंगे एज ए बेस, क्योंकि ये OH नेगेटिव दे रहा है। और नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो RC डबल बॉन्ड OH वो रिएक्शन भी शो करेगा जिनमें ये पूरा ग्रुप हिस्सा लेगा, इसमें ये अपनी ऑक्सीजन देंगे, लिहाजा ये इनके रिएक्शंस होंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसी बात को हम उलट भी पढ़ सकते थे, कैसे कि जब ये एज एन एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे विद बेसिस, जब एज बेस एक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे विद एसिड्स, यानी ये जिनसे रिएक्ट करेंगे वो चीज़ एज एसिड एक्ट कर रही है। और जब ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, और उसमें भी फिर दो बातें आ जाएंगी कि एक O देते हैं या दोनों O देते हैं। तो अगर एक O देंगे तो पार्शियल रिडक्शन होगी, और अगर दोनों O देंगे तो ये कंप्लीट रिडक्शन इनकी हो जाएगी। तो हम अगर इसी तरतीब से थोड़ा सा चलें तो पहले हम अगर देखें कि ये वो रिएक्शन शो करते हैं जिनमें ये एज एन एसिड एक्ट करते हैं, तो वही बात आ जाएगी कि बजाय इसके कि हम इसको टिपिकल इस तक रखें, तो मैं अगर ये कहूँ कि हर एसिड की प्रॉपर्टीज़ में ये शामिल है कि एसिड, ये मैं यहाँ ज़रा पहले इसको ब्रॉड लिख रहा हूँ, एसिड रिएक्ट करते हैं विद बेस और बनाते हैं साल्ट, एसिड रिएक्ट करते हैं विद कार्बोनेट्स और बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद बाइकार्बोनेट्स और बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, और हर एसिड विद वाटर डेफिनेटली आयोनाइज हो जाता है। लेकिन ये मैंने महज इस हैंड में आपको मैं बता सकूं। अब एक बात और नोट करें कि जब ये एज एन एसिड एक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में द प्रोडक्ट विल कंटेन द कार्बोक्सिलेट आयन। क्यों? H पॉजिटिव ये दे देगा तो जो बकाया हिस्सा बचेगा ये वाला, ये आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा और इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। लिहाजा अगर मैं ये वाले 4 रिएक्शन लिखूं तो आपको एन वही नज़र आएंगे जी। ये देखें जी, ये आपने लिया जी एसिटिक एसिड, ये मैं ओपन करके लिख दिया, प्लस आपने डाली है बेस, ये H देगा, ये OH देगा, बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस बन जाएगा वाटर, ये साल्ट है और ये वाटर है। तो ये इस रिएक्शन में एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। तो बाज़ औक़ात वो क्या करता है, आपको एक इक्वेशन दे देता है और कहता है कि इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड विल एक्ट एज, तो इसमें एज एन एसिड एक्ट कर रहा है विद कार्बोनेट्स। ये है एसिड, प्लस डाला Na2CO3 तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस वाटर और प्लस निकलेगी CO2। तो ये नोट फरमाएं कि ये जो CO2 निकली है ये वाली CO2 नहीं है, ये वाली है कार्बोनेट वाली। ये बाज़ औक़ात इस तरह का सवाल भी आ जाता है कि ये CO2 कौन सी वाली इवॉल्व हुई है, तो ये वाली CO2 इवॉल्व हुई है कार्बोनेट वाली, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाली विद बाइकार्बोनेट्स। CH3COOH प्लस NaHCO3 इसे किया हीट, बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O, ये प्लस बन जाएगा CO2 और वाटर में डालेंगे तो ये होना चाहिए आयोनाइज। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, बल्कि अगर मैं वाटर इधर ही लिखूं तो इसे बनाना चाहिए CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। लेकिन आपने पढ़ा है कि एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड होते हैं, इसकी वाटर के अंदर
आयोनाइजेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी 1.33% होती है, और वो तमाम ऑर्गेनिक एसिड इंतहाई वीक एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज एसिड एक्ट करते हैं। एक बड़ा दिलचस्प रिएक्शन है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। वो मैं इसलिए यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको एक दिलचस्प बात नज़र आएगी। ये है एसिटिक एसिड, ये है दूसरा एसिटिक एसिड। इसमें आपने डाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग। तो गौर से देखें, एक एसिड H पॉजिटिव दे रहा है, ये एक्ट करेगा एज एसिड, दूसरा एक्ट करेगा एज बेस, और प्रोडक्ट बन जाएगी OC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस वाटर। ये जो बना ये है एनहाइड्राइड, और ये एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल एज एसिड एक्ट करता है, तो दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल एज बेस एक्ट कर रहा होता है। तो मुमकिन है पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि जी इन विच ऑफ द गिवन रिएक्शंस एसिटिक एसिड एक्ट एज एसिड एंड बेस। अब जब ये एसिड भी है और बेस भी है, तो इसका मतलब है कि एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में एसिटिक एसिड एज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज एक्ट करता है। अब मज़े की बात ऊपर भी आपको एक बतानी थी जिसके लिए डाला था, आपने इसे डाला है वाटर में, तो ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। अगर आप इसे डाल देंगे H2SO4 में, तो H2SO4 उल्टा इसकी प्रोटोनेशन कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लिहाजा तब ये एज ए बेस एक्ट करेगा। तो ऑर्गेनिक एसिड्स अपने से वीक एसिड में डालें तो ये एज एन एसिड एक्ट करते हैं, अपने से स्ट्रॉन्ग में डालें तो ये एज ए बेस एक्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन में भी ये एज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज एक्ट करता है, और वो जो फंक्शनल ग्रुप बना उसे एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये हैं वो रिएक्शंस जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड एक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का यूनिट 6 का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने बेसिकली जो चीज़ें पढ़ी, नंबर 1 हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी कि ये कौन कौन से होते हैं। नंबर 2 उनकी नॉमेनक्लेचर पढ़ी, और नॉमेनक्लेचर में आपसे कहा है कि दोनों याद करने हैं, IUPAC नेम भी और कॉमन नेम्स भी। मसलन ये पेपर में आया हुआ सवाल है कि पेंटानोइक एसिड इज आल्सो नोन एज, तो अभी स्पेशली आपको बताया था इसे वैलेरिक एसिड भी कहा जाता है। ऑक्सैलिक एसिड इज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलरली थैलिक एसिड इज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं। फिर हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिनमें हमने इनकी स्मेल, इनकी सॉल्युबिलिटी, इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खास तौर पे डिस्कस किया कि ये स्पेशल हैं। और फिर हमने इनके रिएक्शंस पढ़े कि ये 3 किस्मों के मेन रिएक्शन शो करते हैं, एज एन एसिड, एज ए बेस एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एज एन एसिड मैंने इसके रिएक्शन आपको डिस्कस कर दिए हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड जब एक्ट करते हैं तो ये वाले रिएक्शन शो करते हैं, और जब एज एन एसिड एक्ट करेंगे तो ये जिससे भी रिएक्ट करेंगे वो एज बेस रिएक्ट करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेंगी उसमें कार्बोक्सिलेट आयन बाकी बच जाएगा। और स्पेशली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से सवाल पूछ लिया जाता है कि जो CO2 इवॉल्व होती है वो किससे आती है, तो CO2 कार्बोनेट से आ रही होती है, ना कि इससे, क्योंकि ये तो आप देखें अपने मॉलिक्यूल के अंदर एज सच मौजूद है। और एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में P2O5 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एज एसिड और दूसरा एज बेस एक्ट करता है, और जो प्रोडक्ट बनती है वो एनहाइड्राइड है। ये मैंने इस पर निशान लगा दिए, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। बाज़ औक़ात सवाल आ जाता है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो स्टूडेंट असल में इसको यूँ भी समझ लेता है कि ये ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन है, तो शायद ये ईथर है। लेकिन आपको पता है कि ईथर के लिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ एलिफेटिक कार्बन का होना शर्त है, ना कि कार्बोनाइल ग्रुप का। तो ये आपने